सभी को नमस्कार, गुड मॉर्निंग। मैं प्रोफेसर हरीश सिंह आज एक बड़े ही अहम मुद्दे पर बात कर रहा हूँ। मुद्दा बहुत गंभीर है और बड़ा ही चिंताजनक भी है। कल झारखंड की राजधानी रांची में जो वहाँ के छात्रों का, वहाँ के स्टूडेंट्स का, वहाँ की उस यूथ का जो एक समय बाद देश का भविष्य बनने वाली है, उनके साथ जो झारखंड के पुलिस प्रशासन ने जो रवैया अपनाया, वो बेहद चिंताजनक है और बड़ा ही खेदजनक है कि देखो, इतने दिनों से देवेंद्र महतो के लीडरशिप में, उनकी अगुवाई में एक बहुत बड़ा मूवमेंट जेपीपीसीएससी की जो एस्पेरेंट्स है उनका चल रहा है और लगातार चल रहा था। लगातार वो अपनी डिमांड्स रख रहे थे कि परीक्षाओं में अनियमितता है, एक ही परिवार के कई कई सदस्य वहाँ के पीसीएस में सेलेक्ट हो रहे हैं, भाई भतीजावाद है, भ्रष्टाचार है, महंगी एजुकेशन है। झारखंड एक बड़ा नवीन राज्य है, लगभग 25 साल उसको बने हुए है और वहाँ पर ये समस्याएं, और वहाँ के मुख्यमंत्री साहब कहते हैं कि हम इस समस्या का समाधान करेंगे, ये छात्र हमारे बच्चे हैं, हमारा भविष्य है। बड़ी पॉजिटिविटी के साथ 2-3 दिन पहले वो अपना आश्वासन दे रहे हैं। लगभग 3 से 4 वार्ताएं छात्रों के साथ झारखंड के मंत्रियों की रही और वो कह रहे थे कि लगभग 98% समस्याएं हमने हल कर ली है। तो ऐसे क्या कारण है कि छात्र विधानसभा की तरफ मार्च करते हैं? हजारों की संख्या में छात्र विधानसभा में पहुंच जाते हैं। प्रशासन को लाठीचार्ज भी करना पड़ता है, प्रशासन को आंसू के बौछार, आंसू की बारिश भी, पानी की बारिश भी करनी पड़ती। तो बड़ा खेदजनक है कि लगभग ये हर स्टेट की समस्या है। मैं सिर्फ झारखंड को ब्लेम नहीं कर रहा। पीछे पटना में यही हुआ, उससे पहले जंतर मंतर पर एक बहुत बड़ा आंदोलन चला कॉकरोच जनता पार्टी के लीडरशिप में, और लगभग सभी विपक्षी दलों ने उसका समर्थन किया था और आज तो सरकार भी उसका समर्थन कर रही, क्योंकि मुद्दा बड़ा इम्पोर्टेंट है। और जो संगठन बनाया, भूमिहीन बेरोजगार संघर्ष मोर्चा, तो उसका भी मेन मकसद ये है कि यहाँ के जो युवा है उनको पूरा मान सम्मान मिले, उनको समय पर रोजगार मिले, उनको समय पर सारी सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक या बुनियादी सुविधाएं जो किसी भी व्यक्ति को नागरिक बनाती है। क्योंकि भारत का संविधान विश्व का सबसे बड़ा रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन है। भारत की डेमोक्रेसी विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है और लोकतंत्र बनने का मतलब यही होता है कि वो एक पब्लिक वेलफेयर स्टेट होता है, सेकुलर स्टेट होता है, सेकुलर वहाँ का ढांचा होता है। वो धर्मनिरपेक्ष होता है। धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर, रंग के नाम पर, क्षेत्र के नाम पर, भाषा के नाम पर किसी तरह का कोई डिस्क्रिमिनेशन हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है। लेकिन बड़े खेद की बात है कि झारखंड जैसे छोटे से राज्य में जो नेचुरल रिसोर्सेज से भरपूर है, जो बिहार से ही अलग होकर एक नया राज्य बना, वहाँ के मुख्यमंत्री आदरणीय हेमंत सोरेन जी है। उनके फादर साहब बहुत बड़े एक फाइटर रहे हैं, उन्होंने बहुत स्ट्रगल किया, शिबू सोरेन जी ने, और उन्होंने एक झारखंड मुक्ति मोर्चा के नाम से एक पार्टी का गठन किया था और उसी पार्टी का आज वहाँ पे मुख्यमंत्री है, जिसको कांग्रेस भी सपोर्ट कर रही है। तो मैं कहूँगा कि वहाँ के छात्रों के साथ प्रॉपर पारदर्शिता बरती जाए, उनको पूरा न्याय मिले। जो प्रीलिम्स को वो रद्द कराने की उन्होंने जो आवाज़ उठाई है, तो प्रीलिम्स को भी रद्द किया जा सकता है, इतनी कोई बड़ी बात नहीं होती। कमीशन का अपना प्रिविलेज होता है, अपना विशेषाधिकार होता है, एक कमेटी बनती है और एक, जैसे यूपीएससी में भी वाई के अलग कमेटी बनी, बहुत सी रिसर्च हुई, लेकिन आज बड़े दुख के साथ मैं ये कहना रहा हूँ कि प्रशासन में भी कुछ परिवारों का प्रभुत्व हो गया है। राजनीति में तो था ही था, राजनीति में भाई भतीजावाद था, प्रशासन में भी
एडमिनिस्ट्रेशन में भी कुछ परिवारों का, चाहे वो पुलिस प्रशासन है, चाहे वो सिविल प्रशासन है, चाहे वो जुडिशरी है, क्योंकि कोई भी लोकतंत्र है उसके चार पाए मैं बार बार बताता हूँ कि लेजिस्लेचर है, एग्जीक्यूटिव है, जुडिशरी है, मीडिया है। अगर ये चारों जो लीडर है, चाहे लेजिस्लेचर है, चाहे एग्जीक्यूटिव है, चाहे जुडिशरी है, चाहे मीडिया है, अगर ये अपनी भूमिका, अपना रोल सही निभाते हैं, समुचित वे में निभाते हैं, संविधान की मान्यताओं के अनुसार, पब्लिक वेलफेयर स्टेट के जो प्रिंसिपल्स हैं उनके अनुसार निभाते हैं, तो मुझे लगता है कोई भी देश एक विकसित देश बन सकता है। लेकिन बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है कि सरकार की नाकामियां और विपक्ष की भी नाकामियां, ऐसा नहीं कि मैं सिर्फ सरकार को ब्लेम कर रहा हूँ, विपक्ष भी इसके लिए जिम्मेदार है। विपक्ष भी सिर्फ हल्ला गुल्ला, स्लोगन, स्पीचेज में विश्वास करता है, उसका भी कोई मुख्य मकसद नहीं है कि समस्याओं का हल हो। वो भी अपनी पॉलिटिक्स चमकाने के चक्कर में, अभी देखा संसद जो मानसून सत्र चला, वहाँ पर कोई गंभीर चर्चा नहीं आ रही है, कोई सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक सरोकारों पर बात नहीं की जा रही है। वही चीज़ें जैसे केरलम का एक्ट आ रहा है, ट्राइब्स के लिए एक्ट आ रहा है, महिला आरक्षण के लिए एक्ट आ रहा है, पेपर लीक पर एक्ट बनाया, तो एक्ट बनाने पर ध्यान है, उसके इम्प्लीमेंटेशन पर कोई उनकी कड़ी निगाह नहीं है, कोई गंभीर प्रयास नहीं है। ये बड़ा दुख का विषय है। लगभग हर राजनेता को सोचना चाहिए, हर उस बुद्धिजीवी को सोचना चाहिए जो अपने देश में सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक बदलाव चाहता है, राजनीतिक बदलाव चाहता है। क्योंकि राजनीति का जो लक्ष्य है वो केवल एमएलए, एमपी, एमएलसी बनने से पूरा नहीं हो जाता, मिनिस्टर बनने से पूरा नहीं हो जाता। उसके लिए बड़ा स्ट्रगल करना पड़ता, बड़ा संघर्ष करना पड़ता है। केवल एमएलए, एमपी बनना ये सफलता का चरमोत्कर्ष नहीं होता है। इन चीज़ों को बड़ा गंभीरता से लेना पड़ेगा, देश के साथ खड़ा होना पड़ेगा, देश के युवाओं के साथ खड़ा होना पड़ेगा। और युवाओं के बारे में मैं बता दूं कि केवल जैन जी ही युवा नहीं है, कि केवल 1997 से लेके 2012 के बीच में जिनका जन्म हुआ वही जैन जी युवा नहीं है, उनके बाद वाले भी युवा है, वो भी ओपिनियन मेकर है। कोई ऐसा हार्ड एंड फास्ट या कोई ऐसा एंथ्रोपोलॉजिकल स्टडी नहीं है कि 2012 के बाद वाले कोई अलग एटम बम तैयार करेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। कोई ऐसा एक्सपेरिमेंट नहीं है कि जैन जी के पास कोई अलग कला है, नहीं। इस चीज़ को हमें समझना पड़ेगा, क्योंकि देखो ये मानना पड़ेगा कि स्पेशलाइजेशन का दौर है, डिवीज़न का दौर है। तो जो बड़ी बड़ी ताकतें हैं, जो साम्राज्यवादी, पूंजीवादी ताकतें हैं, वो समाज में नए नए खेप पैदा करती है कि भाई ये जैन जी हो गए, ये फैशन वाले हो गए, ये इंग्लिश स्पीकिंग हो गए, ये अर्बन लोग हो गए। तो वैसे वो एक डिवीज़न, विभाजन पैदा करके साम्राज्यवादी देश हमारे देश को कमज़ोर करना चाहते हैं। फिर मैं कहना चाहूँगा कि जो रांची के आंदोलन में कई छात्रों ने बोला कि हमारा देश नहीं तो नेपाल बन जाएगा, बांग्लादेश बन जाएगा, भूटान बन जाएगा, पाकिस्तान बन जाएगा, ऐसा कभी नहीं होने वाला है और ना ही हुआ है। भारत 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हो गया और अब हम लगभग 80वां स्वतंत्रता दिवस मनाएंगे 15 अगस्त 1947 को। 26 जनवरी 1950 को भारत हमारा लोकतंत्र रिपब्लिक बना। तो ये सब बहुत नेगेटिव धारणाएं हैं, इनसे बचना चाहिए। मुद्दों के हलों पर बात करनी चाहिए, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक सरोकारों पर हमें सोचना चाहिए, गंभीर चिंतन मंथन होना चाहिए, विचारकों को आगे आना चाहिए। क्रांति से बदलाव होता है, लेकिन विचारों से, डायलॉग से, विमर्श से, संवाद से। जो मेन समस्या है उसका हल संवाद से होता है, डायलॉग से होता है, बातें डिस्कस करने से। तो हम बड़े गंभीर हमें चर्चा करनी पड़ेगी इन विषयों पर। ये केवल मैं झारखंड की ही नहीं कह रहा, सभी जगह यही बुरे हाल है। पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन में एक बहुत बड़ा स्कैम चला था, और मैं तो ये कहता हूँ कि सभी कमीशन जितने भी कमीशन है भारत में, चाहे वो पंजाब का कमीशन है, हरियाणा का कमीशन है, चाहे वो उत्तर प्रदेश है, झारखंड है, बिहार है, आंध्रा है, तमिलनाडु है, केरला है, उन सभी कमीशनों को अपना श्वेत पत्र जारी करना चाहिए, वाइट पेपर जारी करना चाहिए कि 2000 से लेकर 2026 के बीच, सुनिए ध्यान से, 2000 से लेकर 2026 के बीच
जितनी भी रिक्रूटमेंट हुई है फर्स्ट क्लास की, उनकी लेजिटिमेसी पर ज़रूर एक प्रॉपर इंक्वायरी होनी चाहिए, कमीशन बैठने चाहिए, डिस्कोर्स पैदा होने चाहिए, क्योंकि कुछ घरानों में आप देखते हैं आईएएस ही पैदा हो रही है, आईपीएस ही पैदा हो रही है, जजेज पैदा हो रहे हैं। इन विषयों को सोचना पड़ेगा, क्योंकि हमारा जो संगठन है भूमिहीन बेरोजगार संघर्ष मोर्चा, वो 3 मुद्दों पर बड़ा गंभीरता से, बड़ा तसल्ली बख्श होके हम काम कर रहे हैं कि हमें रोजगार पर काम करना है, शिक्षा पर काम करना है, भूमि का बंटवारा सही से हो, इस पर काम करना है। और इन तीनों को ही हम चाहते हैं कि शिक्षा भी एक मूलभूत अधिकार मिले। शिक्षा मूलभूत अधिकार होना चाहिए। आरटी एक्ट के अकॉर्डिंग तो सिर्फ 14 साल तक के छात्रों के लिए, लेकिन मैं तो कहता हूं कि यूजी, पीजी, पीएचडी, जो अगर बच्चा, जो स्टूडेंट अगर पढ़ना चाहे तो उसको ये अधिकार मिले फंडामेंटल, उसको पढ़ने में कोई दिक्कत ना आए, 1-1 करोड़ रुपया उसको डोनेशन ना देनी पड़े। और शिक्षा मूलतः समाज को बदलने का सबसे बड़ा साधन है। शिक्षा तर्क पैदा करनी है तो शिक्षा बुनियादी तौर पर बड़ी साइंटिफिक टेम्पर वाली होनी चाहिए। अंधविश्वासी या पाखंड से ग्रसित शिक्षा नहीं होनी चाहिए। शिक्षा समावेशी हो, इस चीज़ का बड़ा प्रॉपर प्रबंध किया जाए, और ये स्टेट की जिम्मेदारी भी है, सेंटर की जिम्मेदारी भी है। तो इन विषयों पर बड़ा गंभीरता से बात करनी चाहिए। सिलेबस बनाते वक्त जितने भी बुद्धिजीवी है वो उस चीज़ पे बात करें कि जो एक जो मूल तथ्य है, शिक्षा का जो मूल, एक यूँ कहा जाए कि जो शिक्षा का मूल लक्ष्य क्या है, उस पर जरूर एक अच्छा नागरिक पैदा हो भारत में, जो सभी संभावनाओं पर बात करे, जो सभी की इमोशंस समझे, जिसके अंदर एक एम्पैथिकल आउटलुक हो, जो सिर्फ चलता ही ना जाए, समाज के हित के बारे में सोचे, पब्लिक वेलफेयर स्टेट के बारे में सोचे। तो इन सब, तो शिक्षा के ऊपर हमारा काम है। रोजगार हम चाहते हैं कि सभी को मिले, फंडामेंटल राइट बने, मूलभूत अधिकार मिले। ज़मीन की भागीदारी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जिसके पास अपनी ज़मीन नहीं होती उसका आत्मसम्मान नहीं होता, ये मेरा पूरा विश्वास है। उसका सम्मान नहीं होता। लगभग 2 एकड़ एग्रीकल्चर लैंड तो हर भारतीय के पास होनी चाहिए, और कम से कम 10 मरले का आवासीय, कम से कम 10 मरले का, ये 2 डिमांड हमारी है कि 2 एकड़ जो ज़मीन है वो एग्रीकल्चर लैंड होनी चाहिए, और कम से कम 10 मरला उसके पास रेजिडेंशियल, जिसके लिए हम मिनिस्ट्री से भी बात कर रहे हैं। तो इन विषयों पर बात होगी तो निश्चित रूप से हम आगे बढ़ेंगे, और ये हो सकता है। लैंड सीलिंग एक्ट जो, उस पर बात होनी चाहिए। चौधरी चरण सिंह जी हमारे बड़े ही आदरणीय प्रधानमंत्री रहे हैं, जिन्होंने बिना किसी जाति भेद के लैंड सीलिंग एक्ट को जमीन पर उतारा। चौधरी चरण सिंह, हाँ, ये बड़ा दुख के साथ कहना पड़ता कि उनके बेटे अजीत सिंह और उनके बेटे फिर आगे वाले जो चौधरी साहब हैं जयंत, इनकी जो भूमिका बड़ी ही नकारात्मक रही है और बड़ी नेगेटिव रही है, उतना संघर्ष नहीं कर पाए। हो सकता है क्योंकि जो अजीत सिंह थे वो प्रोफेसर थे इंजीनियरिंग के, और जयंत चौधरी ये सब विदेशों में पढ़े हुए लोग हैं। चौधरी चरण सिंह इस ज़मीन से जुड़े हुए थे, भारत की उस बुनियाद को, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक ताने बाने को समझते थे। उन्होंने बहुत बड़ा काम किया। ऐसे और कई महापुरुष है सर, छोटू राम जी है, मंगूराम जी मंगूवालिया है, जिन्होंने, स्वामी अच्युतानंद जी महाराज है, जिन्होंने जो ये दबा कुचला वर्ग है, जो ये डिप्रेस्ड, ओप्रेस्ड, सप्रेस्ड, सबाल्टर्न है, जो सबाल्टर्न सोसाइटी है, उनके हितों के लिए काम किया। कल जो मैंने एक चीज़ें आपसे डिस्कस की थी, कल का जो डिस्कशन था मेन वो ये था कि मैंने बात की थी कि जो घुमंतु समाज है, जिसको विमुक्त समाज कहा जाता है, जिसमें नट है, भाट है, गडरिया है, लोहार है, डोम है, ऐसी सैकड़ों जातियां हैं जिनको 1873 के क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट के अकॉर्डिंग जन्मजात अपराधी घोषित कर दिया, जिनको बुनियादी तौर पर एक अपराधी घोषित करके उनको सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक अधिकारों से वंचित कर दिया। और आज उन लोगों के पास ना ज़मीन है, ना उनके पास अपना कोई स्थायी निवास है, ना कोई उनकी स्थायी शिक्षा का प्रबंध है, ना उनकी कोई स्थायी रोजगार का प्रबंध है, ना उनका कोई स्थायी
अधिकार है उनके पास। संविधान में सिर्फ उनको एक नागरिक माना है, लेकिन ये बड़ा दुख के साथ मुझे कहना पड़ता है कि वो जो है समस्या बहुत गंभीर समस्या है, बहुत चिंताजनक समस्या है। इसको हमें समझना पड़ेगा, इस चीज़ को पहचानना पड़ेगा, आगे बढ़ना पड़ेगा और समाज के हर तबके से बात की जाएगी। केवल और केवल एसी रूम्स में बैठकर, बड़े-बड़े 5 स्टार होटल्स में बैठकर, पार्लियामेंट के बिल्कुल वीआईपी कल्चर में बैठकर कानून बनाना बहुत बड़ी मूर्खता। दोबारा से मैं कह रहा हूँ कि सिर्फ एसी रूम में बैठकर आप रिसर्च नहीं कर सकते। एसी रूम में बैठ के आपके पास जो डाटा आपको मिलेगा वो नकली डाटा होगा, उससे नकली कल्चर पैदा होगी। तो आपको भारत की बुनियाद, भारत एक बड़ा पराक्रमी देश है, बड़ा योद्धाओं का देश है, उन महापुरुषों का देश है जिन्होंने समाज के हित के लिए काम किया, जिन्होंने भारत की आज़ादी के लिए बहुत बड़ी भूमिका निभाई, अपना जीवन कुर्बान किया, और उन्हीं को हम नमन करते हैं। तो मैं भारत के उस हर महापुरुष को नमन करता हूँ जिसका भारत को बनाने में बहुत बड़ा योगदान है, जिसका भारत की सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक संरचना को मजबूत करने में बहुत बड़ा योगदान है। क्योंकि समस्या जैसे बेरोजगारी की समस्या, इस पे काफ़ी मैंने डिस्कस किया, केवल नारे लगाने से हल नहीं होने वाली है। कमीशंस के अंदर जो भाई भतीजावाद है, जो करप्शन है, जो परीक्षाओं में अनियमितता है, जो डिले है, जुडिशरी में जो डिले है, वो बहुत खतरनाक है। उससे भी नागरिक का न्यायपालिका से विश्वास उठ रहा है। न्यायपालिका कहने को जुडिशियल एक्टिविज्म है, न्यायिक सक्रियता है, लेकिन आज भी लाखों केसेस पेंडिंग पड़े हैं। मीडिया अपनी भूमिका नहीं निभा पा रहा है। शायद यही कारण है कि भारत में सोशल मीडिया एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है कि लोगों को जब मेन स्ट्रीम मीडिया उनकी बात नहीं सुनती, मेन स्ट्रीम मीडिया उनको रिप्रेजेंट नहीं करती, तो वो इंडिविजुअल लेवल पर, व्यक्तिगत लेवल पर अपने इंस्टाग्राम पेज के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से, अलग अलग माध्यमों से वो अपनी बात रखते हैं। क्योंकि जो देश या जिस देश के नागरिक अपने को एक्सप्रेस करते हैं, तर्क वितर्क करते हैं, लॉजिकल रीजनिंग करते हैं, वो देश विकसित होता है। तो हमें इन चीज़ों को मानना पड़ेगा, पहचानना पड़ेगा कि भारत के हर सामाजिक सरोकार पर बात हो, राजनीतिक सरोकार पर बात हो, सांस्कृतिक सरोकार पर बात हो, आर्थिक सरोकार पर बात हो, धार्मिक सरोकार पर बात हो, शैक्षणिक सरोकार पर बात हो, रोजगार पर बात हो, शिक्षा पर बात हो, पुलिस का जो गंदा तंत्र है उसके ऊपर बात हो, जुडिशियल का जो एक सिस्टम है जहाँ पे कॉलेजियम सिस्टम बना के अभी पीछे अभी मैं कल न्यूज़ पढ़ रहा था, 4 चीफ जस्टिस बनाए स्टेट्स के, तो वहाँ पे बहुत बड़ी पार्शियलिटी है। लेटरल एंट्री पर बात हो, निजीकरण पर बात हो, प्राइवेटाइजेशन के कारण देश के जो संसाधन है वो उनके ऊपर एफडीआई का कब्जा हो रहा है। हमने रेलवे में भी प्राइवेटाइजेशन घोषित कर दिया, हमने पोस्ट सिस्टम में भी, हमारा आजकल जैसे कई डिपार्टमेंट बिल्कुल डेड हो गए। जैसे बहुत बड़ा डिपार्टमेंट होता था हमारा पोस्टल डिपार्टमेंट, वो लगभग बीएसएनएल बहुत बड़ा डिपार्टमेंट था। तो इन चीज़ों पर सोचनी पड़ेगी। विषय बहुत गंभीर है, बहुत चिंता वाले विषय है और बहुत ही अहम विषय है। इन पर पार्लियामेंट में बात होनी चाहिए। हम रिटर्न के माध्यम से ज़रूर आगे बढ़ रहे हैं, मिनिस्ट्रीज़ के साथ कम्युनिकेट हम कर रहे हैं, और इसीलिए मैं आप सबसे डेली कम्युनिकेट करता हूं कि देखो, हमने जो शुरुआत की है भूमिहीन बेरोजगार संघर्ष मोर्चे की, उसमें आप सभी इनवाइटेड हैं। आप सभी का उसमें योगदान हमें चाहिएगा, क्योंकि देश किसी एक व्यक्ति से नहीं बनता और संगठन किसी एक व्यक्ति का नहीं होता। यूनियन इज स्ट्रेंथ इसलिए कहा जाता है कि जो एकता होती है उसमें बल होता है। अपने विचार बड़े प्रखर है, लेकिन उन विचारों को धार देनी चाहिए। आपके पास नॉलेज बहुत है, लेकिन जब तक आप उस नॉलेज को शेयर नहीं करेंगे, जब तक आप उस सोसाइटी के, जिस सोसाइटी के आप प्रोडक्ट हैं, उस सोसाइटी के सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक, धार्मिक ताने बाने को आप नहीं समझेंगे, तब तक आप आगे नहीं बढ़ सकते। समस्याएं बहुत है, सामाजिक समस्या है, आर्थिक समस्या है, राजनीतिक समस्या है, सांस्कृतिक है, शैक्षणिक है। यूनिवर्सिटीज़ में बहुत सी समस्याएं हैं, कॉलेजेज में बहुत सी समस्याएं हैं, जुडिशरी में बहुत सी समस्याएं हैं, क्योंकि देश मेन रूप से इंस्टीट्यूशन से चलता है
और सरकारी इंस्टीट्यूशंस लगभग कमज़ोर किए जा रहे हैं। ये बड़ा खेदजनक विषय है। जितने सरकारी इंस्टीट्यूशन है, चाहे वो स्कूल है, कॉलेज है, आंगनबाड़ी है, भाई कोर्ट है, कचहरी है, थाने है, ये इंस्टीट्यूशंस होते थे जहाँ पे लोग अपने कंसर्न लेके जाते थे, जो पब्लिक मंच होते थे जहाँ पे लोगों की बात सुनी जाती थी। लेकिन आजकल पुलिस वाले से बात करो, वो अपनी भूमिका नहीं निभाता। टीचिंग कम्युनिटी में जाओ, वो अपनी भूमिका नहीं निभा रहा। जुडिशरी में जाओ, वो अपनी भूमिका नहीं निभा पा रहा। मीडिया में जाओ, वो अपनी भूमिका नहीं निभा पा रहा। एमएलए एमपीज वो पूरे के पूरे एकदम एरोगेंट और एडामेंट हो गए हैं। एमएलए एमपी इतने एडामेंट है, इतने एरोगेंट है कि वो होते तो देश के नौकर है, लेकिन उन्होंने देश का मालिक अपने आप को समझ लिया है। एक आईएएस है, आईपीएस है, वो भी होते देश के नौकर है, मालिक नहीं है। कहीं किसी आईएएस के दिमाग में ये आ जाए, क्योंकि अहंकार ने तो रावण को भी नहीं बख्शा, अहंकार ने तो नेपोलियन को नहीं बख्शा, अहंकार ने तो सिकंदर बादशाह का भी काम तमाम कर दिया, अहंकार ने तो अकबर को नहीं बख्शा, अहंकार ने तो औरंगजेब का भी पतन करवा दिया। तो अहंकार बहुत गलत चीज़ होती है, बहुत नेगेटिव चीज़ होती है, इससे बचना चाहिए। तो जो एमएलए एमपीज है वो डायरेक्ट हमारे रिप्रेजेंटेटिव है, लेकिन उनके अंदर इस चीज़ का अहंकार नहीं होना चाहिए कि वो इस देश के मालिक हैं, वो इस देश के नौकर है, वो एक पब्लिक सर्वेंट है। उनको लोगों के बीच में जाना चाहिए, डाउन टू अर्थ काम करना चाहिए, फील्ड में काम करना चाहिए, लोगों से मिलना चाहिए, लोगों की भावनाओं को, लोगों की संभावनाओं को समझना चाहिए। सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक जो पैराडाइम है या जो पृष्ठभूमि है उसको समझने का काम करना चाहिए। तो मैं इन मुद्दों पर इसलिए बात करता हूँ क्योंकि हमने एक संगठन बनाया, और वैसे भी मैं एक एक्टिविस्ट के रूप में पिछले लगभग 20 सालों से एक्टिव हूँ। भारत के लगभग हर राज्य में मैंने भ्रमण किया है, लोगों से बातचीत की है, लोगों के कंसर्न को समझा है। क्योंकि जब आप ट्रैवल करते हैं, फील्ड वर्क करते हैं, तो बहुत सी चीज़ें धीरे धीरे सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक आपके सामने आती हैं, और आप एक अच्छी भूमिका में होते हो कि लोगों के ओपिनियन को समझने के लिए। ओपिनियन सबका अलग अलग भी हो सकता है। अब जैसे ये लोग करें कि जैन जी का एक ही ओपिनियन, ऐसा नहीं होता। यूथ का एक ही ओपिनियन है, ऐसा नहीं होता। महिलाओं का एक ही ओपिनियन होगा, ऐसा नहीं होता। टीचर्स का एक ही ओपिनियन होगा, ऐसा नहीं होता। क्योंकि मैन इज़ द प्रोडक्ट ऑफ सोसाइटी। जिस समाज से आता है, वो जिस ताने बाने से आता है, वहाँ पे वो बचपन से लेके अपनी जवानी तक जो चीज़ें सीखता है, वो एक एक कंसर्न उसके दिमाग में, उसके दिल में, उसके पूरे के पूरे, यूँ कहा जाए कि फिजियोलॉजी में सेट होता है। वो वैसे उसकी मेमोरी मेकिंग, वैसे उसकी कॉन्शियसनेस बनती है, वैसे उसकी चेतना जागृत होती है। तो हम लोगों की चेतना को जगाने का काम कर रहे हैं, और आप सभी को मैं आमंत्रित करता हूं कि आप सभी भूमिहीन बेरोजगार संघर्ष मोर्चा के मंच पर आएँ। हम लोगों की आवाज़ उठा रहे हैं, उन डिप्राइव्ड क्लास की, उन डिप्रेस्ड क्लास की, उन ऑप्रेस्ड क्लास की, उन सप्रेस्ड क्लास की, उस सबाल्टर्न कम्युनिटी की। जैसे मैंने घुमंतू समाज के बारे में बात करी कि घुमंतू समाज में कुछ ऐसी जातियां हैं जिनको जन्मजात अपराधी घोषित कर दिया था अंग्रेज़ों ने, और आज भी वो एक तरह से समाज से कटी हुई है। तो हमें उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर आगे आना चाहिए, उनके साथ जुड़ना चाहिए। अगर हम उनके साथ जुड़ेंगे, उनके कंसर्न को जानेंगे, तो वो भी समाज के ही अभिन्न अंग है। वो मजबूत होंगे, राज्य मजबूत होगा, राज्य मजबूत होगा तो देश मजबूत होगा। तो ये ऐसा नहीं कि मेरी कोई व्यक्तिगत ये मोमेंट है, ये आप सबका आंदोलन है। आप सबको इस पे बात करनी चाहिए, और इसीलिए शायद मैं डेली विचारों के माध्यम से, क्योंकि हमारी जो लड़ाई है वो वैचारिकी की लड़ाई है। हम एक ऐसी वैचारिकी पैदा करना चाहते हैं जो मानववाद पर आधारित है, जो सभी को एक समान माने, जहाँ पर कोई वर्ण व्यवस्था ना हो, कोई जाति व्यवस्था ना हो, कोई क्षेत्रवाद ना हो, जहाँ पे कोई भाषा के आधार पर किसी तरह का कोई मतलब डिस्क्रिमिनेशन ना हो। तो एक मेरा ये व्यक्तिगत एक आपसे सुझाव है कि आप भूमिहीन बेरोजगार संघर्ष मोर्चा, इसमें काफ़ी साथी हमसे जुड़ चुके हैं। उत्तर प्रदेश से काफ़ी साथी हमारे साथ आ चुके हैं, बिहार से आ चुके हैं, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान से काफ़ी साथी रेगुलर उनके टाई अप में है। रेगुलर उनसे विचार विमर्श होता है कि हमें ये बातें करनी है। ऐसे वैचारिकी के आधार पे एक संगठन
बनाना है, आंदोलन मूवमेंट खड़ा करना, क्योंकि दुनिया में जितनी भी क्रांतियाँ हुई, चाहे वो इंग्लैंड की आप गौरवपूर्ण क्रांति देख लो, चाहे वो आप फ्रेंच की देख लो, चाहे वो अमेरिकी क्रांति देखो, रशियन, चाइनीज, जितनी भी क्रांतियाँ विश्व स्तर पर हुई, उन सब क्रांतियों में विचार की अहम भूमिका रही है, विचारकों की अहम भूमिका रही है, प्रचारकों की। तो हमको आप जैसे प्रचारक चाहिए, आप जैसे लीडर चाहिए, आप जैसे इंजन चाहिए, जो सोसाइटी का जो मोरल डाउन हो गया है, समाज का जो एक यूं कहा जाए कि जो विश्वास कम हो गया है जुडिशरी से, एग्जीक्यूटिव से, लेजिस्लेचर से, मीडिया से, या जितने कमीशन पावर स्ट्रक्चर बने हैं, चाहे वो यूपीएससी है, यूजीसी है, एनटीए है, नीट को कंडक्ट कराने वाली चीज़ें हैं, या आईबीपीएस वगैरह है, उन पर विश्वास लोगों का कमज़ोर हो रहा है। ये बड़ा चिंता का विषय है। अब जैसे मैं बार बार बात करता हूँ कि कॉकरोच जनता पार्टी के नाम पर मिलियंस की संख्या में लोग इकट्ठे हो गए। ये बहुत चिंता का विषय है कि बेरोजगारी आज देश का सबसे बड़ा मुद्दा है। बेरोजगारी सबसे बड़ा मुद्दा है, बाकी चीज़ें तो बन जाएगी, स्टेट जो है उनका नामकरण हो जाएगा, महिला आरक्षण हो जाएगा, ऐसी बात नहीं, पेपर लीक पर कानून बन जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन बेरोजगारी का जो मुद्दा है, क्या उसकी संरचना को समझने का केंद्र सरकार ने काम किया? क्या पार्लियामेंट उस पर चिंतन मंथन कर रही है? क्या बेरोजगारी को डायग्नोस कर रहे हैं कि बेरोजगारी के कारण क्या है? हमारा शिक्षा तंत्र कारण है कि हमारा वोट तंत्र कारण है कि हमारा लूट तंत्र कारण है? इन सब चीज़ों पर हमें सोचना पड़ेगा, विचार विमर्श करना पड़ेगा। ये बिल्कुल बुनियादी सवाल है कि जिसके पास रोजगार नहीं होता, वो शिक्षा और उसका भविष्य बिल्कुल धरे का धरा रह जाता है। जिसके पास अपनी ज़मीन नहीं होती, उसका कोई आत्मसम्मान नहीं होता, और आत्मसम्मान के बिना हमारे जीवन का, हमारी मूल्यों का कोई मूल्य नहीं होता। हर इंसान एक डिग्निटी फाइड जीवन जीना चाहता है, एक आत्मसम्मान से भरा जीवन जीना चाहता है। तो समाज के उस वर्ग को भी हमें आगे लाना है जो एक तरह से जम गया है समाज, जैसे घुमंतु समाज है, वहाँ पे कोई 50,000 परिवारों में 1-2 ग्रेजुएट पैदा होता हो, और अगर उसको सरकारी जॉब ना मिले, उसको सिस्टम में भागीदारी ना मिले, तो वो लोगों का हौसला हार जाता है। अब भारत में कई कई गांव ऐसे हैं जहाँ पे एक भी गवर्नमेंट जॉब नहीं है, कई विलेज। तो हमारा ये एक मेन मुद्दा है कि हर परिवार को एक गवर्नमेंट जॉब मिले जो उसकी क्वालिफिकेशन है उसके अकॉर्डिंग। भाई एजुकेशन आप ही प्रोवाइड कर रहे हैं, स्टेट कमीशन आपके ही है, तो अगर आपने किसी को ग्रेजुएट बना दिया है, ग्रेजुएशन की डिग्री दे दी है, तो फिर आपको नौकरी देने में क्या समस्या? इंटरव्यू की जो पद्धति है, साक्षात्कार एक बहुत बड़ा डंडा है। साक्षात्कार इतना क्रिमिनल गेम है, जो साक्षात्कार होते हैं वो बड़े क्रिमिनल है। साक्षात्कार के आधार पर आप एक बिल्कुल गुणवत्ता वाले उम्मीदवार को रिजेक्ट कर देते हैं। अगर 300 का इंटरव्यू है तो आप 30 नंबर देकर उसको रिजेक्ट कर देंगे, क्योंकि आप मेन डिसाइडिंग फैक्टर आप हैं, आप डिसाइड कर रहे हैं। तो इंटरव्यू की जो प्रथा है वो ख़त्म हो। भाई बच्चे ने ग्रेजुएशन कर ली है, आपका प्री मेंस क्वालिफाई कर लिया है, और आप इंटरव्यू के आधार पर एक को 50 मार्क्स दे रहे हैं, दूसरे को 290 दे रहे हैं। ये कहाँ पे, किस उसमें लिखा, किस पुस्तक में लिखा है, किस कानून के संविधान में लिखा है? तो इन चीज़ों को समझना पड़ेगा। केवल स्लोगन स्पीचेज नहीं, इन मेन मुद्दों पर। ईवीएम आपको, जैसे अगर वोट तंत्र से जैसे सरकारें बन रही है, तो वो एक तरह से लूट तंत्र है, उसको ईवीएम को ख़त्म करना पड़ेगा। साक्षात्कार की जो प्रक्रिया वो बिल्कुल ख़त्म करनी पड़ेगी आपको। साक्षात्कार नहीं होना चाहिए। मीडियम का बहुत बड़ा खेला है। यूपीएससी और कई स्टेट कमीशन बहुत पहले से सिर्फ इंग्लिश लैंग्वेज को ही वो अपनी लेजिटिमेट लैंग्वेज मानते थे। किसी भी क्वेश्चन पर कोई डाउट होता तो इंग्लिश वर्जन को बेस्ट माना जाता था, और इंग्लिश में ही क्वेश्चन पेपर सेट होते थे। इस भूमिका को सरकार ने कुछ बदला है, इसके लिए सरकार एप्रिसिएटेड है, सरकार की भी हम भूमिका मानते हैं। कई कमीशन जैसे एचपीएससी बहुत कई सालों से लगातार इंग्लिश मीडियम, और एचपीएससी एक इतना बड़ा मतलब स्टेट स्पॉन्सर्ड एजेंडा रहा है, जिसने कई हरियाणवी बच्चों का
भविष्य बर्बाद किया। उनमें से एक मैं भी हूँ। पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन आपने सुना होगा, बहुत ही ज़्यादा करप्शन के मामलों में लिप्त रहा है। पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन एक बहुत बड़ा मामला जो आपको मैं बताऊंगा कभी विस्तार से। तो इस प्रकार हमें बड़ा विस्तार से बात करनी पड़ेगी। और मैं फिर आपको एक अनुरोध करता हूं कि जो भूमिहीन बेरोजगार संघर्ष मोर्चा है, ये बड़ा रिसर्च ओरिएंटेड मोर्चा है। हमें कोई दिखावा नहीं चाहिए, हमें कोई वीआईपी कल्चर नहीं चाहिए। वीआईपी कल्चर के हम खिलाफ हैं, भाषा के हम खिलाफ हैं कि अगर इंग्लिश डोमिनेट कर रही भारत को तो ये बहुत गलत है, क्योंकि इससे तो मैकाले मानसिकता के लोग पैदा हो गए। मैकाले तो मानता ही था, लॉर्ड मैकाले, जिसने भारत में 1835 में इंग्लिश को ऑफिशियल लैंग्वेज बनाया, वो आज भी प्रभावित। आज कितना बड़ा लैंग्वेज के आधार पर गैप है भारत में, ये इंग्लिश मीडियम है, ये हिंदी मीडियम है, ये रूरल है, ये अर्बन है, ये मेल है, ये फीमेल है, ये डिजिटल ओरिएंटेड है, ये नॉन डिजिटल है। ये गैप्स हमें समझने पड़ेंगे, अधिकारों पर बात करनी पड़ेगी। शिक्षा का अधिकार सभी के लिए होना चाहिए, मूल अधिकार होना चाहिए, फंडामेंटल अधिकार। जमीन का अधिकार सभी के लिए होना चाहिए। पहले संपत्ति का अधिकार फंडामेंटल राइट होता था, लेकिन कांग्रेस की गवर्नमेंट ने उसको जो है फंडामेंटल अधिकार से हटा दिया। रोजगार का अधिकार, सबका अधिकार होना चाहिए, मूल अधिकार होना चाहिए। ये सब मांगे हमारी है। हो सकता कोई जागरूक नागरिक, एमएलए, एमपी या कोई संसद का मेंबर हमारी बात सुन रहा हो। वैसे रिटर्न में हम लगभग सभी मिनिस्ट्रीज़ को मेल करेंगे और कर रहे हैं। फिर भी कोई साथी, कोई एनजीओ टाइप या कोई छोटा मोटा संगठन हमारे से जुड़ना चाहे, उसका मोस्ट वेलकम है। मैं फिर आपको बता दूं कि मैं प्रोफेसर हरीश बड़ा काफ़ी समय से एक्टिविस्ट के रूप में काम कर रहा हूं। कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़ में मैंने टीच भी किया है। हिस्ट्री मेरा सब्जेक्ट है, तो हिस्ट्री पढ़ते पढ़ते चिंतन मंथन की प्रक्रिया, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक जो स्ट्रक्चर है उसको समझने की प्रक्रिया चलती रही। ताउम्र हमने स्टडी की है, समझा है, चीज़ों को परखा है, आगे बढ़े हैं। आप सबका मैं वेलकम करता हूँ। मैं बताना चाहता हूँ कि ये संगठन आपका अपना संगठन है। इसमें किसी जाति की बहुलता नहीं है, कि ये कोई कास्ट डोमिनेट संगठन नहीं है, किसी क्षेत्र का कोई डोमिनेट नहीं है। इसमें कोई भी भारतीय शामिल हो सकता है। इसमें किसी तरह का कोई लिंग भेदभाव नहीं है। कोई भी मेल फीमेल जो अपने देश में कुछ बदलाव चाहता है, अपने व्यक्तिगत सामूहिक जीवन में कोई बदलाव चाहता, सभी का इसमें बहुत वेलकम है। आप सभी आमंत्रित हैं। मेन हमारे मुद्दे रोजगार है, शिक्षा है और ज़मीन में भागीदारी। ये तीन हमारे मुद्दे हैं, सभी की होनी चाहिए, क्योंकि ये देश किसी के बाप का देश नहीं है, किसी के बाप की बपौती नहीं है। इस देश के ऊपर हम सभी भारतीयों का उतना ही हक है जितना दूसरों का। तो मैं इन्हीं शब्दों के साथ आपसे एक मजबूती के साथ ये अपील कर रहा हूँ कि शायद कोई साथी जाग जाए, शायद किसी साथी का ज़मीर जाग जाए, शायद किसी साथी की चेतना जो सो गई है, जो दब गई है, जो दकियानुसी विचारों के अंतर्गत अपने मूल अधिकारों को भूल चुका है, वो शायद जागरूक होकर हमारे साथ जुड़े। मैं आप सबसे तन मन धन की अपील करूंगा कि आप अपना पूरा योगदान दें, ताकि समाज में एक जो संभावना है बदलाव की, देखो बदलाव की संभावनाएं हमेशा रहती हैं, चाहे सामाजिक बदलाव हो, आर्थिक बदलाव हो, राजनीतिक बदलाव हो, सांस्कृतिक बदलाव हो, धार्मिक बदलाव हो। बदलाव जो है, परिवर्तन जो है, वो प्रकृति का नियम है। चेंज इज़ द लॉ ऑफ नेचर। तो यू आर द ओपिनियन मेकर। आप इस देश का ओपिनियन बनाते हैं, आप इस देश के निर्माता हैं, आप इस देश के भविष्य निर्माता हैं। यू आर द फ्यूचर ऑफ इंडिया। तो आप सभी से मेरी बड़ी पुरजोर अपील, बड़ी पुरजोर गुजारिश, बड़ा निवेदन है कि आप बड़ा गंभीरता के साथ देश को समझने की मुहिम में हमारे साथ जुड़े। हम देश को समझना चाहते हैं, घुमंतु समाज को समझना चाहते हैं, एसटी समाज को समझना चाहते हैं, ट्राइबल्स का पूरा स्ट्रक्चर समझना चाहते हैं, शेड्यूल कास्ट को समझना चाहते हैं, बैकवर्ड क्लास को समझना चाहते हैं, सवर्ण मानसिकता को समझना चाहते हैं और समझ रहे हैं। क्योंकि जब तक आप सामने वाले की मानसिकता को, विरोधाभासों को, उसके हंसी को, खेल को, मजाक को, उसकी गालियों को नहीं समझेंगे,
तो एक थ्रो आउट मूवमेंट नहीं चलेगी, क्योंकि मूवमेंट जो होती है, आंदोलन जो होता है, राजनीति जो होती है, वो केवल विरोध से पैदा नहीं होती, केवल वो स्वतः स्फूर्त नहीं होती कि एकदम अचानक कोई मूवमेंट चल जाए, जैसे कॉकरोच जनता पार्टी है। अब वो क्या करेंगे इन फ्यूचर, ये चीज़ें हमारे लिए एक प्रयोग का काम करेगी, क्योंकि भारत एक बहुत बड़ी प्रयोगशाला है। यहाँ पे बड़े बड़े लोगों ने एक्सपेरिमेंट किए। आप देखा जाए नेहरू का एक्सपेरिमेंट, सरदार पटेल का एक्सपेरिमेंट, महात्मा गांधी का एक्सपेरिमेंट, डॉक्टर अंबेडकर का एक्सपेरिमेंट, राम मनोहर लोहिया का एक्सपेरिमेंट, जेपी नारायण का एक्सपेरिमेंट, कांसीराम का एक्सपेरिमेंट, मायावती जी का एक्सपेरिमेंट, मुलायम सिंह का एक्सपेरिमेंट, शरद यादव का एक्सपेरिमेंट। तो इस प्रयोगशाला में बहुत से थिंकर हमारे सामने आए। फ्रीडम के दौरान बहुत से फ्रीडम फाइटर हमारे सामने आए, सरदार भगत सिंह, सरदार उधम सिंह, चंद्रशेखर, अशफाक उल्ला, ये लोग हमारे सामने आए। उससे पहले अगर हम देखें, ज्योतिबा फुले, सावित्रीबाई फुले, छत्रपति साहू जी महाराज। तो इस प्रकार भारत एक महापुरुषों का देश है, बिरसा मुंडा। तो ये सब महापुरुषों की हम एक स्ट्रेटजिकल वो बना रहे हैं, और समाज का जो वर्ग है, जो दबा हुआ है, जो कुचला हुआ है, जो डिप्रेस्ड है, जिसके साथ सबसे ज़्यादा एट्रोसिटीज होती है, सबसे ज़्यादा अन्याय अत्याचार होता है, सबसे ज़्यादा लैंगिक असमानताएं होती है, जिनका कत्लेआम होता है, ऐसे कई विलेज है। जैसे हरियाणा में एक गांव है मिर्चपुर, पहले हिसार ज़िले में था। तो वहाँ पे एक बहुत बड़ी एट्रोसिटीज हुई थी कि उन वाल्मीकि समाज के लोगों को बेदखल कर दिया गया था। बिहार में कई गांव ऐसे हैं, उत्तर प्रदेश में कई गांव ऐसे, राजस्थान में कई गांव ऐसे हैं जहां पे आज भी समाज के कुछ जो नीची जातियां हैं, जो जिनको सो कॉल्ड नीची जातियां आप बोलते हो, उनको आज भी गुड़ चढ़ी नहीं चढ़ने दिया जा रहा, उनको मान सम्मान की ज़िंदगी। तो समानता का प्रश्न तो हमारा मेन है ही है, लेकिन समानता मुझे लगता है कुछ हद तक आपको मिल जाती है अगर आपके पास अपनी ज़मीन हो, अपना रोजगार हो, अपनी शिक्षा हो, ओरिजिनल शिक्षा जो आपके अंदर एक 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 वैल्यूज कल्टीवेट करें। शिक्षा में ये नहीं कह रहा कि केवल ब्रिटिश शिक्षा हो, आपने ब्रिटिश लॉ पढ़ लिया, नहीं। आपका अपना पॉलिटिकल सिस्टम हो, आपका अपना सोशल सिस्टम हो, आपका अपना कल्चरल ट्रांसफॉर्मेशन हो, तब आपको ओरिजिनल शिक्षा। केवल ओढ़ावे पहनावे से या केवल प्रतीक चिन्हों से जीवन नहीं बदलता, चरित्र नहीं बदलता। चरित्र बनता है आपकी शिक्षा की अंदर वैल्यूज क्या है, आपके प्रिंसिपल्स क्या है, आपके सिद्धांत क्या है, आपकी मान्यताएं क्या है, आप कैसा सोचते हैं, कैसा आप रहते हैं। क्योंकि भारत जैसे देशों के ऊपर जो बहुत बड़ी साम्राज्यवादी ताकतें हैं, उनके बड़े खतरनाक एजेंडे हैं। वो कभी यहाँ पे मैकडोनल्ड कल्चर पैदा कर देती है, कभी मोबाइल की कल्चर पैदा कर देती है कि आज का यूथ कितना बिजी है मोबाइल में, कभी इंस्टाग्राम पर लग जाता, कभी फेसबुक पर लग जाता, कभी व्हाट्सएप पे, कभी यूट्यूब पे, और हज़ारों ऐसी सोशल साइट्स बनी हुई। इवन शादियाँ और जो बड़े बड़े फंक्शंस होते वो भी सोशल साइट्स के माध्यम से आप वो करने लगे। तो आपका जो अपना ओपिनियन कुछ भी नहीं है, आपका अपना व्यक्तिगत सोच कुछ भी नहीं, आप देखा देखी करे जा रहे कि उसने वो गाड़ी खरीद ली तो आप ये खरीद रहे हैं, उसने वहाँ उस कॉलोनी में मकान ले लिया तो आपको भी वहाँ पे लेना। तो कितनी खतरनाक साजिश है। उसने BMW खरीद ली तो आप भी BMW की सोचने लग गए। अरे भाई, इससे जीवन में बदलाव नहीं आता। जीवन में जो मूलतः परिवर्तन आता है वो आपकी वैल्यूज़ से आता है, वो आपकी जो आपने जीवन में निष्कर्ष बनाए उनसे आता है, जिनको आपने अप्लाई किया। अब पहले जैसे हमारा ज्वाइंट फैमिली कल्चर था, बहुत बेस्ट कल्चर था, संयुक्त परिवार परंपरा, लेकिन साम्राज्यवादी देशों ने सबसे पहले उसको ख़त्म किया। आज ज्वाइंट फैमिली कल्चर है नहीं, बहुत बुरे हाल है। जो हमारे बुजुर्ग है, जो हमारे विरासत है हमारी, उनको लोग आश्रमों में रखने लग गए हैं। उनके साथ एक बहुत ख़तरनाक तरीके का डिस्क्रिमिनेशन होता। जो हमारे छोटी जनरेशन है, जिनको आप जैन अल्फ़ा कह लें या बिल्कुल छोटे वाले LKG, उनका प्रॉपर सोशलाइजेशन नहीं हो रहा, उनका कोई सामाजिकरण नहीं है। पहले घर में दादा होता था, दादी होती थी, बुआ आ जाती थी, नानी आ जाती थी, वो उनसे बात करती थी, उनको कहानियाँ, चुटकुले, उनका अपना एक इमोशनल डेवलपमेंट होता था, भावनात्मक। लेकिन आज उनका कोई भावनात्मक नहीं है।
एक छोटा सा न्यूक्लियर फैमिली है, उसमें हस्बैंड वाइफ है, 2 बच्चे हैं, बस वो उसी तक सीमित है। एक उन्होंने फ्लैट ले लिया है, फ्लैट भी उनका ईएमआई पर है, गाड़ी भी उनकी ईएमआई पर है, मोबाइल भी उनका ईएमआई पर है। बस वो उसी मकड़ जाल में कि अब ये फैसिलिटी उन्होंने ये नहीं देखा कि मुझे कुदरत ने इतना परिपक्व, मैच्योर, हेल्दी वेल्दी शरीर दिया है, इसको मैं कैसे यूटिलाइज करूँ। तो बहुत गहरी समस्याएं हैं समाज की, इनको समझना पड़ेगा। कई स्टेट्स में आज भी चाइल्ड मैरिज हो रही है, बाल विवाह, इसको समझना पड़ेगा। चाइल्ड लेबर भी है कई जगह, इसको समझना पड़ेगा। डॉरी सिस्टम है, खाप पंचायतों का सिस्टम है, इन सारे व्यवस्थाओं को अगर हम देखेंगे, हालांकि हमारे मुद्दे 3 ही है कि शिक्षा पे हम बात करेंगे। शिक्षा का रोजगार, चाहे किसी को पीएचडी करनी हो, उसको बिल्कुल वो मूलभूत अधिकार हो, उसको ऐसा ना लगे कि उसको पैसे की वजह से उसकी शिक्षा बीच में छूट जाए। दूसरा, रोजगार सभी को मिले, जो भी शिक्षित बने, भारत में ग्रेजुएट बने, जिसके अंदर अपना एक एप्टीट्यूड बन जाए, उस आधार पर वो जो, ऐसा नहीं कि उसको भरमजाल में डालना आपको। अब आज फार्म भर रहे हैं, कल फार्म भर रहे हैं, कल लेटरल एंट्री हो रही है, कॉलेजियम सिस्टम है। तो इन सब चीज़ों से हमें थोड़ा सा बाहर निकल के एजुकेशन पर बात करनी पड़ेगी, अनएम्प्लॉयमेंट पर बात करनी पड़ेगी, और बुनियादी तौर पर लैंड रिफॉर्म एक बड़ा होना चाहिए। ज़मीन भागीदारी जब तक नहीं होती है तो मुझे लगता है कि समाज का समावेशित विकास नहीं होता है। समाज के समावेशित विकास के लिए शिक्षा, रोजगार, ज़मीन भागीदारी, इन मुद्दों पर बात होनी चाहिए, निश्चित रूप से होनी चाहिए। इन मुद्दों पर बात होगी तो मुझे लगता है कि भारत एक विकसित राष्ट्र बनेगा। और मैं इसके लिए, हम किसी का विरोध नहीं कर रहे हैं, मैं फिर बता दूँ, क्योंकि विरोध से, हालांकि कार्ल मार्क्स ने कहा कि विरोध करना भी चाहिए, विरोध आपका भी होना चाहिए, विरोध से विकास होता है, कुछ हद तक सहमत हूँ। लेकिन जो बेसिक प्रक्रियाएं हैं उनको हमें समझना पड़ेगा। जैसे सामाजिक स्ट्रक्चर को हमें समझना ही पड़ेगा, बड़ा डीप लेवल पर समझना पड़ेगा, बड़ा गहराई से, बड़ा डूंगे संदर्भों से समझना पड़ेगा कि हमारा सोशल स्ट्रक्चर क्या है। जब तक सोशल स्ट्रक्चर को आप नहीं समझेंगे, बेरोजगारी जैसी विकराल समस्या का हल नहीं हो सकता। क्योंकि सोशल स्ट्रक्चर के ऊपर, उसके अंदर जो पावर स्ट्रक्चर है, उसके ऊपर कुछ जातियों का वर्चस्व हो गया है, कुछ व्यक्तियों का, कुछ परिवारों का एक बहुत बड़ा डोमिनेंस है, बहुत बड़ा विशेषाधिकार हो गया। उस चीज़ को हमें समझना पड़ेगा, उस चीज़ को हमें मानना पड़ेगा, उस चीज़ को हमें पहचानना पड़ेगा। अगर उसको हम पहचानते हैं तो निश्चित रूप से हम आगे बढ़ने की, पॉलिटिकल सिस्टम है उसको समझना पड़ेगा। अगर आपको समाज में कुछ बुनियादी परिवर्तन चाहिए, रेडिकल चेंज चाहिए, मूलभूत परिवर्तन चाहिए, क्योंकि बुनियादी तौर पर जो राजनीति है उसको हम समझने में थोड़ी सी गलती कर देते हैं। राजनीतिक जो स्ट्रक्चर है, संरचना, उसको समझेंगे तो बेरोजगारी समझ में आएगी। अगर राजनीतिक सिस्टम को आपने समझ लिया, सामाजिक सिस्टम को समझ लिया, तो बेरोजगारी आपको छोटी सी समस्या लगेगी। तो ऐसा नहीं कि मैं सिर्फ बेरोजगारी को ऊपर से उठा रहा हूँ, नहीं। हम चिंतन करते हैं, मंथन करते हैं, सेमिनार करते हैं, सिंपोजियम करते हैं, विचार विमर्श करते हैं, डायलॉग करते हैं, आउट ऑफ बॉक्स सोचते हैं, आउट ऑफ सिलेबस हमारी थिंकिंग होती है। ऐसा नहीं कि सिलेबस में जो लिख दिया हमने सिर्फ उसी पे ही सोचना है। हम बुनियादी तौर पर सामाजिक व्यवस्था को भी समझते हैं, आर्थिक व्यवस्था को, राजनीतिक व्यवस्था को, धार्मिक व्यवस्था को, संस्कृति को, जुडिशरी को, एग्जीक्यूटिव को, लेजिस्लेचर को, मीडिया को, या जितने भी पावर स्ट्रक्चर हैं, बड़े बड़े जो घराने हैं, पॉलिटिकल घराने, बड़े बड़े जो पूंजीपति घराने हैं, उनको भी हम समझने का काम करते हैं कि वो भी एक बहुत बड़ा रोड़ा है जो चाहते नहीं कि समाज में बदलाव हो। क्योंकि पूंजीपति, साम्राज्यवादी ताकतें तो एक एडिक्शन दे देती है कि आपको ये करना, वो अपने अकॉर्डिंग आपको रेगुलेट कर रही है, कंट्रोल कर रही है, ऑपरेट कर रही है, और आप हो ही जा रहे हो। मुद्दे भी वही देती है, मुद्दों के हल भी वही देते हैं। तो ऐसा कैसे हो सकता भाई? वकील भी वही बन जाते हैं, जज भी वही बन जाते हैं, तो ऐसा तो होगा ही नहीं कि समस्या का हल होगा। समस्या के हल के लिए हमें बड़े ही सूझबूझ वाले, बड़े सहज नागरिकों की ज़रूरत है, जो अपने तर्क, अपने बुद्धि विवेक से आगे बढ़े, अपनी एक सहज बुद्धि से चीज़ों को समझने का प्रयास करें। इसमें किसी चीज़ का कोई दिखावा नहीं है। हम कोई एमएलए एमपी बनने यहाँ पर नहीं आए हैं,
हमारा जो ये एक संगठन है, ये सिर्फ जागरूकता फैलाता है, लोगों को बताता है कि आपके ये कंसर्न है। अब जैसे मैंने झारखंड में मूवमेंट चल रही है जो प्रीलिम्स को लेकर कि उनकी परीक्षा में धांधली हुई, एक परिवार से कई अफसर बन गए, एक ही परिवार से, ऐसे कैसे हो सकता है? तो जो अभय के नाम से है कोई, तो उस पे मैंने बात की। मैंने कोकरोच जनता पार्टी के मूवमेंट्स की वास्तविकताओं पर बात की कि वो मूवमेंट इसलिए आई कि क्योंकि समस्या उसके पीछे बेरोजगारी की है। सरकार के लिए भारत के सभी जो पॉलिसी मेकर है, चाहे वो प्रोफेसर है, वो भी पॉलिसी मेकर है, क्योंकि कई प्रोफेसरों को पता नहीं कि वो पॉलिसी मेकर नहीं है। डॉक्टर है वो भी पॉलिसी मेकर है, इंजीनियर है वो भी पॉलिसी मेकर है, लॉयर है वो भी पॉलिसी मेकर है, पॉलिटिशियन है वो भी पॉलिसी मेकर है, एक स्टूडेंट है वो भी पॉलिसी मेकर है। उनको पता नहीं इस बात का, क्योंकि राजनीति कहाँ से चलती है? डॉक्टर से, लॉयर से, टीचर से, स्टूडेंट से, किसान से। हाँ, ये दुख की बात है कि उनको बुलाया नहीं जाता जहाँ पॉलिसी बनाई जाती है, उनको बुलाया नहीं जाता जहाँ पे पॉलिसीज बनती है, नीतियाँ बनती है। तो उनको नीति नियंता बनना चाहिए, निर्णायक कर्ता बनना चाहिए। नीतियाँ केवल एसी रूम में, बड़े बड़े 5 स्टार होटल में बैठकर नहीं बननी चाहिए, केवल संसद के बंद कमरों में बैठकर पॉलिसीज़ नहीं बननी चाहिए। पॉलिसीज़ के लिए आपको सड़क पर भी आना चाहिए। और कहा जाता है, और राम मनोहर लोहिया जी भी ये बात कहते थे, कि जब आप संसद आपकी बात ना सुने तो आप सड़क पर इतना बड़ा मूवमेंट खड़ा कर दो कि संसद के सांसद उठकर बाहर आएँ और आपकी बात सुने। तो हमें उन सभी महापुरुषों को समझना पड़ेगा कि उन्होंने कैसे उस टाइम में, जब बहुत बड़ी इमरजेंसी भारत में थी, जब इंदिरा इज इंडिया के नाम के नारे लगते थे कि जो कुछ है वो इंदिरा ही है, इमरजेंसी के दौरान हमारे लाखों जो पॉलिटिशियन थे उस टाइम के, उनके ऊपर एट्रोसिटीज हुई, अन्याय अत्याचार हुए, उनके घर उजड़े, उनको लूटा गया, उनको पीटा गया, उनको जेलों में बंद रखा गया, लेकिन वो डरे नहीं, वो दबे नहीं, वो झुके नहीं, वो निरंतर आगे बढ़ते रहे, क्योंकि उनको भारत का भविष्य दिख रहा था। तो आज डेफिनेटली भारत दुनिया की एक बहुत बड़ी ताकत है, इसमें कोई संकोच मुझे नहीं है। मैं भारत के हर उस नागरिक से बड़ा प्रभावित भी होता हूँ, बड़ा प्राउड फील करता हूँ जब वो आगे बढ़ता है, किसी विषय पर बोलता है। लेकिन मैं फिर आपसे गुजारिश कर रहा हूँ कि हमने एक ये छोटा सा प्रयास किया है भूमिहीन बेरोजगार संघर्ष मोर्चा के रूप में। इसमें आप सभी आइए, अपने विचार विमर्श दीजिए। हम बहुत जल्दी ही जिला लेवल पर कमेटियाँ बना रहे हैं। आप मैसेज कर सकते हैं कि आपका ज़िला क्या है, आपका गांव क्या है, आपका नाम क्या है, आपकी क्वालिफ़िकेशन क्या है। हाँ, ये है कि हमने थोड़ा एजुकेटेड यूथ पर हम फोकस करना चाह रहे हैं, क्योंकि जो मेन बदलाव होते हैं समाज में वो युवाओं से होते हैं, यूथ से होते हैं। तो इसलिए हमने यूथ को थोड़ा सा फोकस किया है। लेकिन आप सभी इसमें इनवाइटेड है, ऐसा नहीं कि सिर्फ यूथ ही इनवाइटेड है, आप सभी इसमें इनवाइटेड है। आप सभी का बहुत बहुत इसमें वेलकम है। आपके विचारों से हम ज़रूर लाभान्वित होंगे, ऐसी मेरी कामना है। और आप सभी को इनवाइट करता हूँ कि हम भारत के सामाजिक सिस्टम को समझें, राजनीतिक सिस्टम को समझें, उसके आर्थिक सिस्टम को समझें, उसके राजनीतिक सिस्टम को समझें। हम भारत में धर्म के तंत्र को भी समझें, हम भारत में जुडिशरी के सिस्टम को भी समझें, हम भारत में जो प्राइवेटाइजेशन का दौर है उसको भी समझें, भारत की टेक्नोलॉजी को भी समझें, क्योंकि तकनीक से भी बहुत बदलाव आते हैं, फंडामेंटल बदलाव आते हैं टेक्नोलॉजी से। तो तकनीक को समझना भी पड़ेगा अगर हम रैशनल हैं तो। और हमने बार बार कहा मैंने आपको कि शिक्षा का हम एक ऐसा बुनियादी ढांचा तैयार करना चाहते हैं जो बच्चों के अंदर नैतिक मूल्य तो डाले ही डाले, उनके अंदर होनेस्टी, इंटीग्रिटी, कॉन्फिडेंस, मॉरल वैल्यूज, साइंटिफिक टेम्पर डाले। शिक्षा हमारी समावेशित हो, इंक्लूसिव एजुकेशन हो हमारी। इंक्लूसिव एजुकेशन होगी, समावेशी शिक्षा होगी, तो निश्चित रूप से हम समाज में आगे विश्वास कर पाएंगे। अगर हमारी शिक्षा बहुत ज़्यादा धार्मिक होगी, अंधविश्वासी होगी, इरेशनल होगी, इलॉजिकल होगी,
तो हम बहुत बड़े बदलाव नहीं कर सकते। शिक्षा से समाज बनता है। शिक्षा किसी भी समाज को बदलने का एक बहुत सशक्त माध्यम है। शिक्षा से ही बदलाव आते हैं। शिक्षा आपको अपना एहसास कराती है। शिक्षा से आपको अपने वजूद का पता लगता है। शिक्षा से आपकी जो छुपी हुई ताकतें हैं, जो आपकी हिडन पोटेंशियल है, वो निकल कर बाहर आती है। शिक्षा से आप सिर्फ शिक्षित नहीं होते, आप बड़े चेतना युक्त भी होते हैं। तो शिक्षा का बड़ा मतलब साइंटिफिक होना बहुत ज़रूरी है। ऐसी शिक्षा हो जो समावेशी हो, जो सभी को एक रूप में मिले, सभी के अंदर लॉजिकल। हालांकि जो हम जब शिक्षित होते हैं, तो जो हम शिक्षा लेते हैं, तो ओपिनियन अपने अपने बनते हैं। जैसे एक क्लास प्रोफेसर अगर पढ़ाता है, तो क्लास में अगर 60 स्टूडेंट है, 100 स्टूडेंट है, तो जो बात वो बता रहा है वो सबके लिए बोल वो एक तरह से ही रहा है, लेकिन सब अपना अपना पर्सपेक्टिव बनाते हैं, सब अपना अपना एप्टीट्यूड, अपना दृष्टिकोण बनाते हैं। तो मेरा ये मानना है, और बड़ा गंभीरता के साथ इस मुद्दे को मैं उठाने जा रहा हूँ, कि आप भूमिहीन बेरोजगार संघर्ष जो मोर्चा है, इसमें आप ज़रूर शामिल हों, विचारों को सुने, मंथन करें, अपने विचार दें, अपनी सलाह दें। उनका पूरा मान सम्मान दिया जाएगा। वैसे भी आपको पूरा मान सम्मान दिया जाएगा। तो मेन हमारे 3 ही मुद्दे: शिक्षा, रोजगार और ज़मीन भागीदारी। हम सभी को चाहते हैं, सभी भारतीयों के पास कम से कम 2 एकड़ ज़मीन तो हो, हर परिवार के पास। कम से कम उसके पास, हर परिवार के पास 10 मरले का मकान तो अपना हो, रेजिडेंशियल। 2 एकड़ ज़मीन और 10 मरले का मकान तो हर भारतीय के पास हो, क्योंकि भारत एक बहुत बड़ी ताकत है। मैं बता रहा हूँ आपको, लाखों करोड़ का बजट हमारा पारित होता है, अलग अलग योजनाएं चलती है। कोई मनरेगा के नाम से योजना चल रही है, कोई वृद्ध पेंशन के नाम से, एजुकेशन के ऊपर जीडीपी बढ़ाने की बात कर चल रही है, पुलिस सिस्टम पे बहुत खर्च होता है, जुडिशरी पे बहुत खर्च होता है, भाई इंटेलिजेंस पे बहुत खर्च होता है। लेकिन मेरा ये मानना है कि ज़मीन भागीदारी के ऊपर भी एक गंभीर प्रयास भारत सरकार को करना पड़ेगा। ज़मीन भागीदारी एक बहुत बड़ा मुद्दा है। हर भारतीय को कम से कम 2 एकड़ ज़मीन और कम से कम 10 मरले का मकान उसको मिले, ताकि वो एक प्रॉपर रहन सहन अपना कर सके। दूसरा मैं कहना चाहूँगा कि हर भारतीय को जो एलिजिबल है, उसको गवर्नमेंट जॉब मिले, और जो संविदा के आधार पर, कॉन्ट्रैक्ट के आधार पर, आउटसोर्सिंग के आधार पर जो नौकरियां दी जा रही है, जहाँ पे बहुत बड़ा स्कैम है, बहुत बड़ा स्कैम है, कि जो आउटसोर्सिंग एजेंसी होती है, उसके खाते में 30,000 आते हैं, और वो जो कर्मचारी काम कर रहा है, जो एक बंधुआ मजदूर काम कर रहा है, उसको कोई 10,000, कोई 12,000, कोई 15,000 ऐसे दे के बहुत बड़ा स्कैम है। इसको समझना पड़ेगा। इसकी शुरुआत मूलतः गुजरात से हुई थी, ये बात मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। तो कॉन्ट्रैक्चुअल और आउटसोर्सिंग भर्ती ख़त्म करके स्थायी रोजगार की व्यवस्था, परमानेंट एम्प्लॉयमेंट की व्यवस्था होनी चाहिए, अगर भारत को एक विकसित राष्ट्र बनना है। तो शिक्षा के ऊपर ज़रूर बात होनी चाहिए। शिक्षा समावेशी हो, सभी के लिए शिक्षा हो, सिलेबस भारत की परंपराओं के आधार पर, भारत के मेन जो प्रिंसिपल्स हैं हमारी कल्चर के, जैसे जॉइंट फैमिली कल्चर है, हमारा सादा रहन सहन था, वो सब। ये नहीं कि इंग्लिश हमारे को डोमिनेट कर रही हो, क्योंकि इंग्लिश धीरे धीरे आपको गुलाम बना देती है। इंग्लिश आपको सोचना बंद आपका कर देती है, और आप कुछ और ही सोचने लग जाते हैं, जो कि आपका था ही नहीं। आपका अपना व्यक्तित्व अपना नहीं रहता है ना। कहते हैं ना कि कौवा चला हंस की चाल, अपनी चाल भी खो बैठा। कौवा चला हंस की चाल और अपनी चाल भी खो बैठा। तो हमारी जो मेन विचार है, वो बेगमपुरा विचार हम चाहते हैं कि सतगुरु रविदास जी महाराज कहते कि ऐसा चाहूँ। सतगुरु रविदास जी महाराज एक बहुत बड़े चिंतक रहे हैं। वो कहते कि ऐसा चाहूँ राज में, जहाँ मिले सबन को अन्न, छोट बड़ सम बसे, रविदास रहे प्रसन्न। तो एक ऐसी यूटोपिया सोसाइटी की वो कल्पना करते कि जहाँ पे कोई दुख ना हो, बेगम हो, सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक, सांस्कृतिक रूप से हम एक समान हो। तो उस विचार को हमें आगे बढ़ाना पड़ेगा।
गुरु नानक साहब कहते हैं कि सो क्यों मंदा आखिए जित जन में राजा। गुरु नानक साहब द फाउंडर ऑफ सिखिज्म, बहुत बड़े एक पहुँचे हुए सतगुरु हुए हैं। सतगुरु गुरु नानक जी कहते हैं कि ऐसा सो क्यों मंदा आखिए जित जन में राजान, कि महिलाओं को, बहन बेटियों को हमें कम नहीं आंकना चाहिए, वो तो राजाओं को पैदा करती है। तो इस विचार को लेकर हम आगे बढ़ रहे हैं, भारत की फिलॉसफी को लेकर आगे बढ़ रहे हैं। क्योंकि अगर आपकी अपनी फिलॉसफी आपके एजुकेशन सिस्टम में होगी, आपका अपना दर्शन, आपकी अपनी साइकी अगर उसमें है, फिलॉसफी है, तो डेफिनेटली आपका देश विकास करता है। अगर आपने दूसरे किसी की आइडियोलॉजी, जैसे आजकल लोगों में एक ट्रेंड बन गया है कि हम विदेशी कल्चर को प्रमोट कर रहे हैं, फॉरेन कल्चर को प्रमोट कर रहे हैं, फॉरेन प्रोडक्ट्स हम यूज कर रहे हैं, स्वदेशी की ताकत को हमने छोड़ दिया, स्वदेशी वस्तुओं का प्रयोग करना छोड़ दिया। आप पिज़्ज़ा को यूज कर रहे हैं, लेकिन मेरा ये मानना है कि अगर पिज़्ज़ा जो है, पिज़्ज़ा को अगर आप 2-3 साल लगातार खा लें तो आपको बचने से कोई नहीं रोक सकता, आप मरने से कोई नहीं रोक सकता। सॉरी। तो पिज़्ज़ा एक ऐसी कल्चर है, आपने अपनी देसी विरासत को छोड़ दिया, आपने अपनी कल्चर को छोड़ दिया है। तो ये बड़े गंभीर विषय हैं, इन सब पे हम डेली बात करेंगे। मेरे पास जितना भी टाइम होता है, जितने भी मेरे कंसर्न होते हैं, मैं वो एक इसी मंच पर आपको ज़रूर मैं साझा करता हूँ। आपसे उसे गुजारिश करता हूँ कि आप मेरी ज़रूर इन बातों को ध्यान से सुनें। बीच में अगर आप बोर हो जाएं तो बीच में थोड़ा गैप ले सकते हैं, पॉज का बटन भी होता है यूट्यूब पर। तो यूट्यूब एक बहुत बड़ा माध्यम है, यूट्यूब एक बहुत बड़ा टूल है, जिसके माध्यम से हम अपने विचारों को शेयर कर सकते हैं। क्योंकि जो मेन स्ट्रीम मीडिया है वो आपका इंटरव्यू नहीं लेती, वो आपके कंसर्न नहीं समझती, उन्होंने दूसरी चीज़ें उसमें दिखानी होती है। कभी वो हिंदू मुस्लिम करने लग जाते हैं, कभी वो कोई और ट्रेजेडीज दिखाने लग जाते हैं, जिससे समाज में मोरल डाउन हो। लेकिन हमारा मकसद है कि समाज का मोरल ऊपर उठे, बेरोजगारों को रोजगार मिले, जो शिक्षा से वंचित है उनको शिक्षा मिले, वो शिक्षित हो, वो वंचित हो। क्योंकि शिक्षा जो है बहुत बड़ा हथियार होता है, जिनके पास ज़मीन नहीं उनको ज़मीन मिले। तो इस प्रकार मेरा ये मानना है कि हम एक बड़ा मजबूती के साथ आपके साथ आगे बढ़ेंगे। तो मैं फिर दोबारा से कहना चाहूँगा कि जो भूमिहीन बेरोजगार संघर्ष मोर्चा है उस पर आप सभी का वेलकम है, सभी का स्वागत है। बहुत बहुत आपका थैंक यू, आप सबने सुना। धन्यवाद, थैंक यू।